हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो? टाइम टेबल बनाए हो कि नहीं बनाए हो? मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि आपको टाइम टेबल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि टाइम टेबल बनाने से आप अपने ट्रैक पे 80% बने रहते हो। हमने बार बार इसके डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में कि आप टाइम टेबल जब बनाते हो तो मान लो आपने 2 घंटे का बनाया है तो 2 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आप 1.5 घंटे भी पढ़ पा रहे हो तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे हो। और ये चीज़ डेली अगर आप कर पा रहे हो, मान लो आपने डेली का बनाया है टाइम टेबल 12 घंटे का, 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, 8 घंटे भी पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यही फ़ायदा होता है एक टाइम टेबल बनाने का। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता रहता हूँ कि आपको टाइम टेबल बनाना ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो, एक हमें एक अच्छा सा ट्रैक देता है। मान लो 12 घंटे का नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, इंसान है हम, होता रहता है हमसे। बट 12 की जगह 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं ना, यही बहुत है, मोर देन इनफ है। बहुत बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग टाइम टेबल जरूर बनाया करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमने लुसेंट की हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो आज लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर रहा है हमारा लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने गुप्त वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो श्रीगुप्त थे, फिर उनके पुत्र आए कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें हम कहते हैं महाराजा धीराज। इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके पुत्र आते हैं समुद्रगुप्त जी, जिन्हें हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं और उन्हें ही हम कविराज भी कहते हैं। बार बार एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और हम लोग ये भी देखे हैं कि जो दरबारी थे समुद्रगुप्त के, वो कौन थे, हरिश्चंद्र, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। ये बार बार एग्जाम में आता है, गुप्त वंश से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में जाइए, हमने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बनाया है, उसको आप देखिए। वहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमने ऐसे अच्छे से पढ़ाया है कि अगर आपने हमारे क्लासेस कर लिए तो फिर आपको लुसेंट पढ़ने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो जा करके कवर करिए पूरे क्लासेस अच्छे से। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास वाकाटक राजवंश के बारे में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट बस यही है कि वाकाटक जो राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो विंध्य शक्ति ने की थी। और किस समय किए थे, 255 ईस्वी में। बस हमारे एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ये किसके पूर्वज थे ये हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये डेट और किसने की थी इसकी स्थापना वाकाटक राजवंश की, तो विंध्य शक्ति ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो भी राजवंश के बारे में प्रश्न आता है तो यही 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि उसके संस्थापक कौन रहे हैं और अंतिम राजा कौन रहे हैं। तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, आगे लाइन में क्या लिखा है, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। देखिए, ये जो डेट होता है ये फैक्चुअल होता है, तो ये हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस होता है, तो वैसे एग्ज़ाम में अगर आप ये डाटा फैक्ट यूज़ करोगे तो फिर जहां आपको 10 में से 5 नंबर मिलने वाले थे, ऐसे डाटा यूज करने से आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो जब आप मेंस की तैयारी करो तो फिर आप ये डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट किया करो। बट हम यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं प्री के हिसाब से, तो हम बस ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए प्री में इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। तो ध्यान रखना है कि विंध्य शक्ति के पुत्र कौन थे, प्रवरसेन प्रथम। एग्जाम में बार बार प्रश्न ऐसे भी बनता है कि ये किनके पुत्र थे, इनके पिता कौन थे, तो ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए, वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यहाँ से कुछ भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें यही जानना है कि विंध्य शक्ति के पुत्र कौन थे, तो वो थे प्रवरसेन प्रथम। ओके, आगे बढ़िए। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य को 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, यानी कि इनके बाद से ये जो वाकाटक साम्राज्य था ये 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा, देखिए, प्रधान शाखा जो एक मेन शाखा था, और अलग होकर के दूसरा जो शाखा बना उसका क्या नाम था, बासी, या फिर वरस गुल्म, यानी कि वरस गुल्म शाखा। तो एक शाखा ये और एक शाखा ये बन गया वाकाटक साम्राज्य, यानी कि बट गया। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया।
दोनों ने एक साथ शासन किया। ओके, देखिए ये जो वाकाटक साम्राज्य है ये गुप्त वंश के साथ साथ ही ये भी चल रहा था। ओके, बट ये है कि गुप्त वंश जितना बड़े स्तर पे था भारत में, उसके कंपेयर में ये थोड़ा छोटे स्तर पे था वाकाटक साम्राज्य। लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो शाखा है हमें ध्यान रखना है कि ये किसका है, वाकाटक साम्राज्य का है। आगे देखिए, प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये दो भागों में बटा था, तो इसमें जो ये प्रधान शाखा था उनमें कौन कौन से राजा बने थे। तो रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती, प्रवर सेन द्वितीय और नरेंद्र सेन, फिर लास्ट में पृथ्वी सेन द्वितीय। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, ये ऐसा राजवंश है जो ज़्यादा लाइट में नहीं रहता है। तो इसके बारे में अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है तो ऐसे ही बन जाएगा, सीक्वेंस दे करके आपको क्या दे देगा, सीक्वेंस रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, इनमें से कोई 4 नाम दे देगा और पूछेगा कि इनका क्रम क्या है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहले कौन थे, रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद प्रभावती, उसके बाद प्रवर सेन, उसके बाद नरेंद्र, फिर पृथ्वी सेन। ओके, रुद्र, प्रभा, प्रवर, नरेंद्र, पृथ्वी। ओके, तो आप ऐसे शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए, शॉर्ट में। ओके, आगे देखिए अगला क्या है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको जानना है कि जो ये इतने राजा हुए थे इसमें प्रधान शाखा में, इसमें से जो ये प्रभावती थी ये एक महिला थी। क्या थी, महिला थी। किनकी पुत्री थी ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो आप देख रहे हो ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ये कौन है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। इन्हीं के समय में कौन आया था भारत में, फाहियान भारत में आए थे इन्हीं के समय में। किस सन में, 402 ईस्वी में। एग्जाम में डायरेक्ट ये ईयर भी पूछता है, सन भी पूछता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित किया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्हीं की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्ता, इनका विवाह किससे हुआ था, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। किससे हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। किसकी बात हो रही है, वाकाटक राज्य की लोकेशन की बात हो रही है। ये गुप्त और शक राज्यों के बीच में था। जब आप मैप देखोगे यहाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये ऐसे मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ पे था गुप्त वंश, यहाँ पे था कौन सा, गुप्त वंश। उसके बाद बता रहा है वाकाटक, वाकाटक कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। और शक कहाँ पे थे, शक यहाँ पे थे। यानी कि जो गुजरात वाला एरिया इस समय, वहाँ पे शक थे, और जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे कौन थे, वहाँ पे वाकाटक। और यूपी, बिहार और थोड़ा सा ऊपर का एमपी मिला करके कौन थे, गुप्त वंश के साम्राज्य का वो फैलाव था। तो बता रहा है कि इन दोनों के बीच में ही था वाकाटक साम्राज्य। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। तो ठीक है, उस समय का ये चलन था कि अगर हमें कोई भी राज्य चाहिए होता था तो वो लोग आपस में विवाह करते थे और दान और दहेज के रूप में वो क्षेत्र अपना लेते थे। तो ठीक है, आगे देखिए, विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। बताया ना मैंने ऊपर कि ये पहली लेडीज़ थी वाकाटक समाज की जो शासन संभाली थी। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा है। तो ठीक है, ये गुप्त वंश से ही थी, तो इसी वजह से वाकाटक और गुप्त जो वंश था उनमें संबंध बहुत ही अच्छा था, तो उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस हमें ये ध्यान देना है कि प्रभावती गुप्ता, देखिए यहाँ पे नाम में इनके गुप्ता है, एग्जाम में हमारे कन्फ्यूजन करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रभावती गुप्ता किस वंश में या फिर किस राजवंश की शासिका रही हैं। तो गुप्ता देख करके ऑप्शन में गुप्त वंश भी रहेगा, तो हमें उस पर टिक नहीं करना है। ये किसकी शासिका थी, वाकाटक वंश की। किसकी, वाकाटक वंश की। तो ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन घुमाने वाला आता रहता है। तो बस हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। ओके, आगे देखिए, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रोफेसर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा।
देखिए इनका पुत्र जो यहाँ पे बात हो रहा है कि देखिए ये क्या थे, अवयस्क थे, यानी कि बहुत छोटे थे, तो इसलिए ये लोग राजा नहीं बन पाए थे, तो इनकी मम्मी को बनना पड़ा। बट जब ये बड़े हुए, कौन, दामोदर सेन, तो ये प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे। तो एग्जाम में बार बार पूछ देता है प्रश्न ये भी कि प्रवर सेन द्वितीय का नाम क्या था। दे देगा आपके ऑप्शन में दिवाकर सेन, दामोदर सेन और 2-3 नाम और दे देगा, तो ध्यान रखना है कि इनका पहले जो नाम था वो था दामोदर सेन। ओके, आगे देखिए। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बाशिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो 2 शाखा बटी थी यहाँ पे, प्रधान शाखा और बाशी शाखा, तो इसके जो अंतिम शासक थे वो यहाँ पे नाम लिख रहा है, कौन थे, वो थे पृथ्वी सेन द्वितीय। दोस्तों यहाँ हमने देख लिया वाकाटक जो राजवंश था उसका प्रधान शाखा के बारे में। अब हम देखते हैं जो उसका अगला शाखा था जिसका नाम था बाशिम शाखा, उसके बारे में। तो यहाँ पे बात हो रहा है वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवर सेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है कि वाकाटक वंश की पश्चिम शाखा के संस्थापक कौन है, तो सर्वसेन है। कौन है, सर्वसेन। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है ये बार बार कि वाकाटक वंश की पश्चिम शाखा के संस्थापक कौन है, तो सर्वसेन है। आगे देखिए, उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित है। तो ठीक है, बस आपको मोटी मोटा बस यही जानना है कि ये जो उनका शाखा था पश्चिम शाखा, ये कहाँ पे था, तो ये महाराष्ट्र में था। प्रेजेंट टाइम के महाराष्ट्र में पश्चिम शाखा, जिसके संस्थापक कौन थे, सर्वसेन थे। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं पश्चिम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन है वो देख लीजिए। तो सर्वसेन जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, उसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय, उसके बाद प्रवर सेन द्वितीय और अंततः हरिसेन। तो ये जो है पश्चिम शाखा के राजा हैं। हमने ऊपर देखा था प्रधान शाखा के राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती, उसके बाद हमने देखा था प्रवर सेन द्वितीय, उसके बाद नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन। तो वो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रहा है पश्चिम शाखा का, तो यहाँ पे सर्वसेन संस्थापक, उसके बाद विंध्य शक्ति द्वितीय, याद रखिएगा विंध्य शक्ति द्वितीय है, मतलब फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, जो हमने पढ़ा था 255 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे, वाकाटक राजवंश था। तो वो विंध्य शक्ति प्रथम थे और ये हैं विंध्य शक्ति द्वितीय। उसके बाद देखिए प्रवर सेन द्वितीय हैं, ये प्रवर सेन द्वितीय। उसके बाद हरिसेन, यहाँ पे भी द्वितीय हैं और प्रधान शाखा में भी हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और फिर ये है हरिसेन, तो ये सीक्वेंस भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, हरिसेन वाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। तो ठीक है, ये तो इस शाखा के अंतिम शासक थे ही, इसी के साथ साथ ये वाकाटक राजवंश के भी अंतिम शासक थे। तो इसलिए इनका नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वाकाटक राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे हरिसेन। बार बार एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, बार बार कई बार एग्जाम में आया ये कि वाकाटक राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हरिसेन। आगे देखिए, वाकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंधु यानी कि सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो वाकाटक वंश के राजा थे प्रवर सेन द्वितीय, इन्होंने मराठी भाषा में एक काव्य लिखा था जिसका नाम है सेतुबंध। तो एग्जाम में हमारे बार बार प्रश्न आता है कि सेतुबंध की रचना किसने की थी, तो प्रवर सेन द्वितीय। ऑप्शन में प्रवर सेन प्रथम भी रहेगा, तो हमें द्वितीय पे ध्यान देना है, सेतुबंध। देखिए एग्जाम में अगर आए तो देखिए कोई भी जब सेतु बनता है तो 2 पिलर के बीच में ही बनेगा, तो इसलिए एक पिलर और दूसरा पिलर, तो ये द्वितीय। याद रखना है प्रवर सेन द्वितीय सेतुबंध की रचना किए हैं। आगे देखिए, सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा है। तो ये सर्वसेन कौन है, अभी हमने देखा है पश्चिम शाखा के संस्थापक यही सर्वसेन थे जिन्होंने हरिविजय नामक ये काव्य ग्रंथ लिखे हैं। तो एग्जाम में आ जाए हरिविजय, तो सर्वसेन, किसने लिखा है, सर्वसेन।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछता है इस वैदर्भी शैली के बारे में कि वैदर्भी शैली के स्थापना या फिर इसकी विकास किसके शासनकाल में या फिर किस राजवंश में हुआ था, तो वाकाटक राजवंश के। किसके? वाकाटक राजवंश के। बार बार एग्जाम में पूछता है वैदर्भी शैली का संबंध किस राजवंश से है, तो वाकाटक राजवंश, क्योंकि पूर्ण विकास हुआ था इन्हीं लोगों के समय में। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न बनने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय, हरिविजय की रचना सर्वसेन और वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक राजवंश में। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है? कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसलिए कहते हैं कि आपको हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होते तो बहुत ही अच्छे समझ में आता कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिनके 9 रत्न थे। एग्जाम में बार बार पूछता है कि वो कौन से गुप्त शासक हैं जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उस 9 रत्न में से एक थे कालिदास जी। ये भी एग्जाम में पूछता है कि राजकवि कालिदास जी किस राजा के दरबार के राजकवि थे, तो ऑप्शन में दे देगा कई 4 गुप्त राजा के नाम, तो उसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? राजकवि थे। तो यहाँ से सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि इनके दरबारी जो थे कालिदास, इन्होंने ही कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था और इन्होंने यहाँ पे जो उनके सेतुबंध जो रचना थी उसमें संशोधन किया था। तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि संशोधन किया था, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है वैदर्भी शैली की। तो इस शैली में क्या लिखा गया है? मेघदूत। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कालिदास के द्वारा लिखित मेघदूत किस शैली में लिखा गया है, तो ऑप्शन में 4 शैली का नाम होगा, तो उसमें से वैदर्भी शैली ही सही होगा। जब हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने बताया था कि मेघदूत जो रचना है वो कालिदास जी की रचना है। ओके, तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने वाले हैं, हमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए अगला लाइन क्या इंपॉर्टेंट है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव व विष्णु के उपासक थे। यानी कि ये जो वाकाटक वंश था ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, ब्राह्मण धर्म को ये सम्मान देता था। वे शिव और विष्णु के उपासक थे, यानी कि ये लोग शिव और विष्णु की पूजा करते थे। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि वाकाटक नरेश जो थे वो किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर कोई और धर्म, तो ध्यान रखना है कि ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे वाकाटक नरेश। और इन्हीं के साथ में जो आप देखोगे, हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में, तो वो लोग भी ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म को ही मानते थे, गुप्त वंश के सम्राट सभी। ओके, आगे देखिए। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में कि नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। आपको नाम दे देगा तो नाम ध्यान रखना है, व्याघ्र देव, इन्होंने ही करवाया है नचना के मंदिर का निर्माण। अजंता का 16वां तथा 17वां गुफा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन में यानी कि उनके शासन काल में हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस यही जानना है कि अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। कहाँ पे है? औरंगाबाद जिला में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि अजंता का गुफा कहाँ पे है, तो ऑप्शन में या तो महाराष्ट्र रहेगा या तो औरंगाबाद रहेगा। तो ध्यान रखना है, अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसका 16वां और 17वां गुफा जो है वो बिहार है और 19वां गुहा जो है वो चैत्य है। और ये किसने बनवाया है? वाकाटकों ने बनवाया है। तो देखिए यहाँ पे विहार और चैत्य ये होता क्या है। देखिए जो ये विहार है, विहार जो होता है वो जो जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे, ओके, उनको वहाँ पे रहने का स्थान दिया जाता था। यानी कि जो भी भिक्षु जाते थे वहाँ पे आराम से वहाँ पे निवास करते थे, विश्राम करते थे, तो वैसे जगह को विहार बोलते हैं। और जो चैत्य होता है उसे क्या कहते हैं? चैत्य मतलब होता है पूजा का स्थान, पूजा का स्थान। उन भिक्षुओं के द्वारा
वहाँ पे एक स्थान बनाया जाता था जहाँ पे वो लोग पूजा करते थे और उसका नाम वो लोग दिए थे चैत्य। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 16वें और 17वें गुफा विहार, 19वां गुफा जो है वो है चैत्य है। तो हमें किस गुफा में विहार है और किस गुफा में चैत्य है ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, बस हमें ये जानना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण वाकाटकों ने करवाया है। ओके, वाकाटकों और गुप्त शासकों ने। ओके, तो ऑप्शन में या तो ये रहे या तो ये रहे, ध्यान रखना है। अजंता की जो गुफा है उसकी जो निर्माण करवाने वाली राजवंश है वो वाकाटक है और गुप्त राजवंश है। यहाँ पे देखिए 16वें 17वें 19वें की बात हो रही है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार कि अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं टोटल। आपको ऑप्शन दे देगा 25, 28, 29, 32। तो अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं टोटल? 29 हैं। ओके, एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने अच्छे से देख लिया वाकाटक राजवंश के बारे में। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते थे, कैसे बन सकते थे, वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाहर कुछ भी वाकाटक राजवंश से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग उसी के साथ साथ एक और वंश के बारे में जिसका नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, गुप्त वंश के पतन के बाद। क्या लिखा है? गुप्त वंश के पतन के बाद। अभी हमने पढ़ा था वाकाटक वंश के बारे में, तो वो गुप्त वंश के क्या थे? समानांतर थे। क्या थे? समानांतर थे। बट ये जो पुष्यभूति वंश है ये गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंश का उदय हुआ है उनमें मैत्रक हैं, मौखरी हैं, पुष्यभूति हैं, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। यानी कि आप देख रहे हो ये गुप्त वंश के बाद आए हैं पुष्यभूति वंश। और उसमें भी जब गुप्त वंश का पतन होता है तो कई छोटे छोटे वंश आते हैं पिक्चर में। तो उसमें से एक है मैत्रक, उसके बाद है मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। तो प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्यभूति के बारे में। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, यानी कि इन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम रखा गया है पुष्यभूति वंश। तो ये अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, यानी कि थानेश्वर में इनकी राजधानी थी, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ पे थी? थानेश्वर थी, जो कि प्रेजेंट टाइम के हरियाणा में है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। आगे बढ़िए। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। कौन? प्रभाकर वर्धन। यानी कि पुष्यभूति वंश के सबसे महान शासक कौन बने? प्रभाकर वर्धन। आगे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है सम्मानजनक उपाधियाँ कौन कौन सी? परम भट्टारक और महाराजा धीराज। तो ये नहीं पूछने वाला है, बट ये उपाधि हमारे एग्जाम में पूछता है कि परम भट्टारक की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो वो प्रभाकर वर्धन ने। कौन? प्रभाकर वर्धन ने, जो कि पुष्यभूति वंश के एक सबसे महान शासक थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है। आगे देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तथा एक कन्या हुई थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो यानी कि आपको ध्यान देना है कि आगे चल कर आप देखोगे कि हर्षवर्धन बहुत ही फेमस सम्राट हुए हैं। तो ये किनके पुत्र हैं? प्रभाकर वर्धन के। ओके, एग्जाम में आए हर्षवर्धन किसके पुत्र हैं? तो प्रभाकर वर्धन जी के हैं। और इनके एक और भाई थे जिनका नाम था राज्यवर्धन, और इन दोनों की एक बहन थी जिनका नाम था राज्यश्री। तो इन दोनों या फिर इनका नाम देकर के पूछे कि ये किनके पुत्र या पुत्रियां हैं, तो प्रभाकर वर्धन की। आगे देखिए, राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। देखिए, कन्नौज के मौखरी राजा कौन? देखिए, हमने यहाँ पे देखा था ना, गुप्त वंश के बाद एक मैत्रक और मौखरी, मतलब कई राजवंश आए थे। तो इस पुष्यभूति की जो यहाँ पे देखिए राज्यश्री थी, इनकी शादी किससे हो रही है? ये जो राजवंश है मौखरी, इसके राजा यहाँ पे नाम देखिए ग्रह वर्मा से। तो बस हमें ये जानना है कि जो ग्रह वर्मा थे ये किस राजवंश से संबंधित हैं? मौखरी राजवंश से। तो हमारे एग्जाम में पूछे कि ग्रह वर्मा का संबंध किस राजवंश से है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, मौखरी वंश या पुष्यभूति वंश? तो मौखरी वंश से संबंधित है ग्रह वर्मा जी। इनकी शादी होती है राज्यश्री से। आगे देखिए,
मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी कि जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, इन्होंने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और उनकी पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी, तो देवगुप्त ने। किसने? देवगुप्त ने की थी। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है। आगे देखिए, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर के राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया तो ग्रहवर्मा इनके क्या थे? राज्यवर्धन के सिस्टर के पति थे, यानी कि एक तरह से इनके जीजा थे। तो राज्यवर्धन को गुस्सा आया कि देवगुप्त ने उनकी जीजा की हत्या कर दी है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देवगुप्त को ही मार दिया अपनी जो बहन के हस्बैंड थे जीजा की बदला लेने के लिए। तो जब इन्होंने इसको मार दिया तो देवगुप्त का एक दोस्त था, कौन? शशांक, जो कि गौड़ का नरेश था, यानी कि जो गौड़ राज्य था उसका शासक था ये शशांक। तो इसने क्या किया? धोखे से इन्हें भी मार दिया। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनके दो भाई थे राजश्री के, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है किसके द्वारा? शशांक के द्वारा, यानी कि शशांक ने इन्हें मार दिया। ओके, तो अब बस कौन बचते हैं? हर्षवर्धन। ओके, अभी आगे देखिए नोट में क्या लिखा है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। तो शशांक दोस्तों, ये जो गौड़ नरेश था, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में फेमस हमारे क्वेश्चन बन करके ऐसा आता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ये बोधि वृक्ष वही है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस वृक्ष को ये कटवा करके फेंकवा देता है। क्यों? क्योंकि ये शैव धर्म को मानने वाला होता है। शैव धर्म यानी कि ये हिंदू धर्म को मानता है, तो इसकी वजह से ये इस पेड़ को कटवा करके फेंकवा देता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है ये पेड़। तो हमारे एग्जाम में यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो गौड़ नरेश शशांक ने। अब आगे देखिए, जब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो ये किस सन में बैठे, कितनी एज में बैठे, ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस राजा को शिलादित्य के नाम से जानते हैं? तो वो है हर्षवर्धन जी। या तो ऑप्शन में हर्ष होगा या तो हर्षवर्धन, तो इन्हीं का नाम है वो। ओके, इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। अभी देखिए, हमने ऊपर देखा था कि यही सेम उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन ने, यानी कि जो उपाधि इनके पिताजी ने धारण की थी। प्रभाकर वर्धन कौन थे? इन दोनों लोगों के पिता थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन जी। इन्होंने सबसे पहले उपाधि धारण किया था परम भट्टारक की। तो आगे चल कर के हर्षवर्धन भी यही उपाधि धारण करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपके ये प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में या तो हर्षवर्धन होगा या तो फिर प्रभाकर वर्धन होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। परम भट्टारक की उपाधि। शिलादित्य, ये इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को ही कहते हैं। आगे बढ़िए। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, ये लाइन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? एग्जाम में पूछेगा कि शशांक को पराजित किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। क्यों? क्योंकि शशांक ने इनके भाई को मारा था, राज्यवर्धन को। तो उसका बदला लेते हैं, शशांक को पराजित करते हैं और उसके क्षेत्र कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं और उसे ही अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न एग्जाम में बनता है कि कन्नौज को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। और शशांक को पराजित किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। ये दो प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़िए। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हर्ष की पराजय हो रही है। तो किससे हो रही है? पुलकेशियन द्वितीय से। ये कौन था पुलकेशियन द्वितीय? दोस्तों, ये जो साउथ में जो एक चालुक्य वंश था। कौन? चालुक्य वंश। उसका यह प्रतापी राजा था पुलकेशियन द्वितीय। तो हर्ष जो है अब धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ना चाह रहे थे
और पुलकेशियन जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाह रहा था। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हर्ष की पराजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है, जो कि चालुक्य वंश का राजा है। इस युद्ध से अगर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। आपके ऑप्शन में 4 नदी का नाम रहेगा तो नर्मदा नदी ही सही ऑप्शन है। बस यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ये भारत है, इसमें मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है और जा कर के यहाँ पे गिरती है अरब सागर में, ये नर्मदा नदी। तो इसी के तट पे हुआ था ये युद्ध हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। तो नर्मदा नदी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारे एग्जाम में। यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, बार बार बने हैं। तो ये लाइन क्या कह रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। तो यहाँ पे प्रश्न ये बनता है बार बार कि ह्वेनसांग किसके दरबार में किसके समय में भारत आया था। तो हर्ष के समय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन अपडेट करके बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा कि ह्वेनसांग, मान लीजिए बार बार एग्जाम में आया है तो हर्षवर्धन से ही हुआ है। अब हो सकता है कि पूछ दे आपसे कि किस वंश के समय में आया था। तो वंश के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम में याद रखना है प्रश्न कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक है जिस समय में ह्वेनसांग भारत आया था। ओके, आगे बढ़िए। ये क्या लिखा है नोट में, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यात्रियों को, मतलब यात्रियों में राजकुमार किसे कहा गया है। वहाँ पे किसी भी 4 फॉरेन ट्रेवलर का नाम दे देगा तो ध्यान रखना है कि यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। या फिर एग्जाम में ये पूछे कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहते हैं तो ह्वेनसांग को। ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्ट। तो सभी के उत्तर क्या है, ह्वेनसांग। ओके, जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे और पुष्यभूति के वंश में। ओके, आगे बढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है, हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। तो यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि हर्ष ने कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। यानी कि जो अवशेष था बुद्ध जी का, उसमें जो दांत के जो अवशेष थे वो कश्मीर के शासक से प्राप्त किए थे। कौन, हर्ष। तो ध्यान रखना है कश्मीर के शासक से। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक किस राजा ने प्राप्त किए तो हर्ष ने। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, घुमा फिरा करके हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। देखिए, इम्पोर्टेंट है। हर्ष जो है स्टार्टिंग में क्या थे, अपने कुल देवता शिव के भक्त थे। ओके, यानी कि ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। यानी कि हर्ष पहले क्या थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, बट अंततः वो फाइनली क्या बन गए, बौद्ध धर्म पूरी तरह से बन गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम के लिए कि हर्ष जो है अंत में कौन सा धर्म अपना लिए थे तो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो ठीक है, यहाँ ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि महायान का था कि हीनयान का। ओके, तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है। बट महायान जो बौद्ध का ये शिक्षा है ये क्या है, इसको अगर जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है लुसेंट का, उसमें जाइए और बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो लेक्चर है वो देखिए। आप वहाँ पे समझ जाओगे कि महायान का जो बौद्ध शिक्षा है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं वो लोग। ओके, तो देखिए जा करके बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में उसको। आगे क्या लिखा है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था
जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। तो ये यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे बनता है वो देखिए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हर्ष के समय में प्रयाग में कितने वर्ष में महामोक्ष परिषद आयोजित होता था, यानी कि हर कितने वर्ष पे होता था। तो आपके ऑप्शन दे देगा कि 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष होता था महामोक्ष परिषद। ओके, एक प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि हर्ष के समय में कहाँ पर प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद आयोजित होता था। तो पूछेगा कहाँ पर, तो प्रयाग में। ओके, ये हो गया दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि हेनसांग ने महामोक्ष परिषद कौन से नंबर का ज्वाइन किया था, यानी कि किस नंबर का। तो 6ठे नंबर का। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना वो टफ प्रश्न बनेंगे। ओके, और हमारा एग्ज़ाम क्या पता किस मीटिंग में पड़ जाए, कौन सी पारी में पड़ जाए। तो हमें सब हर तरह के लेवल क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना है। आगे देखिए, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। देखिए, यहाँ से हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे, तो हर्ष के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कौन है, बाणभट्ट है। बार बार एग्जाम में पूछता है हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। ओके, और बाणभट्ट के जो गुरु हैं वो भरचू हैं। ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। ओके, आगे बढ़िए। ये क्या लिखा है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की जो रचना है हर्ष ने की है। किसने, हर्षवर्धन ने। एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो ये नाटक है ये किसने लिखा है, तो हर्ष ने लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि राजा है तो ये कैसे लिख पाए होंगे नाटक। अभी देखिए आगे क्या लिख रहा है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए, यानी कि लिखा कोई और टैग लग गया कि हर्षवर्धन ने लिखा है। बट ये जो है उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें ये नहीं जानना है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, तो बिना किसी बात को सोचे सीधे आप हर्षवर्धन को टिक करिए। ओके, यदि रत्नावली को पूछे तो सीधे हर्षवर्धन, या फिर नागानंद को अगर एग्जाम में पूछे तो हर्षवर्धन। मतलब ये हमारी ऑफिशियल यही है कि इन्हीं ने लिखा है। बट ये बैकग्राउंड का नॉलेज ये है कि धावक नामक कोई कवि था जिन्होंने पुरस्कार लेकर के ये तीनों नाटक लिखे थे। ओके, तो इन तीनों के रचनाकार कौन है, हर्षवर्धन है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बात होता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बार बार कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है। ओके, तो सही कौन होगा, हर्ष। आगे देखिए, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। ठीक है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, जानने यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है हर्ष के प्रशासन के बारे में। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी, ऊपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। आगे देखिए, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छप टलिक कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद बस हमें ये जानना है कि इनका प्रशासन कैसे था। देखिए, प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति। उसके बाद जो जिला होता था वो कहलाता था विषय, और जो तहसील होता था वो पाठक कहलाता था, और इसके नीचे क्या था, ग्राम था। तो प्रांत, फिर जिला, फिर तहसील, उसके बाद ग्राम, यानी कि भुक्ति, विषय, पाठक।
तो ये था सीक्वेंस। हमारे एग्जाम में बार बार पूछ देता है ऐसे सीक्वेंस भी कि भुक्ति को क्या कहते थे, तो प्रांत जो होता था उसको भुक्ति बोलते थे, और जो आज के समय में जिला होता है उस समय उसे विषय कहते थे, और आज के समय जो तहसील है उस समय उसे पाठक कहते थे। तो बस ये हमें जानना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर, बहुत ही कम आता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा है कि हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी किसे कहते थे, प्रधान सचिव को, और सिंहनाद प्रधान सेनापति को। तो ये दोनों जानने की जरूरत नहीं है, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। कुंतल किसे कहते थे, अश्व सेना का जो प्रधान होता था, और स्कंदगुप्त जो गज सेना का, यानी कि जो हाथियों की सेना का। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो घोड़ा का जो सेना होता था उसका जो प्रधान होता था वो कहलाता था कुंतल, और जो हाथी की जो सेना होती थी उसका प्रमुख स्कंदगुप्त कहलाता था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला है ये। आगे देखिए, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है, दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। तो देखिए ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ठीक है, जो अश्व सेना के अधिकारी थे उन्हें बृहदेश्वर, और जो पैदल सेना के अधिकारी थे उनको महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बस यहाँ पे ये वाला है, कुंतल और स्कंदगुप्त। ओके, आगे देखिए, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिंचाई के लिए साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 4 पुस्तक का नाम रहेगा, तो हर्षचरित में मिलता है। ओके, आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हर्ष के समय में मथुरा क्यों फेमस था, मूर्ति के लिए, सूती वस्त्र के लिए, नक्काशी के लिए, तो किसके लिए, सूती वस्त्रों के लिए। ओके, आगे देखिए, नोट में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए, प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। देखिए, लोकपाल शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछता है कि लोकपाल शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ है, किस राजवंश से हुआ है। तो ये हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन के समय में शुरू हुआ था। हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के समय में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि लोकपाल शब्द ये किस समय में आया है, तो ये पुष्यभूति वंश के समय में आया है। ये लोकपाल होते क्या है, लोकपाल दोस्तों ये सभी बड़े अधिकारियों की जांच करने वाला ये अधिकारी होता है, यानी कि ये किसी भी अधिकारी की जांच कर सकता है, तो उसे बोलते हैं लोकपाल। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कौन कौन सा राजवंश, वाकाटक राजवंश और पुष्यभूति राजवंश। ओके, अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, उसमें हम कवर करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।